इथिक्स, इकोनॉमी, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट। डेवलपमेंट को विरोध मत करिए, बट डेवलपमेंट विद प्रोटेक्टिंग इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी जी के ये शब्द महज एक संबोधन का हिस्सा नहीं है, ये विजन है नए भारत का, जहां सबके साथ के साथ सतत विकास ही उज्जवल भविष्य की मांग है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में करीब 140 करोड़ की आबादी वाला अपना देश तेजी से प्रगति के पथ पर चल रहा है, लेकिन विकास की इस राह में रोड़े भी कई हैं। बढ़ती आबादी, शहरीकरण और ऊर्जा की जरूरतों ने पर्यावरण संरक्षण के लिए कई चुनौतियां भी खड़ी की हैं। विकास पथ पर एथिक्स, इकोनॉमी, इकोलॉजी और एनवायरनमेंट को साथ लेकर चलने की इस चुनौती को प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ मिलकर नितिन गडकरी जी बखूबी पार कर रहे हैं। साल 2014 में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की जिम्मेदारी संभालने के बाद ही गडकरी जी के नेतृत्व में देश में वर्ल्ड क्लास रोड इंफ्रास्ट्रक्चर का जाल बिछा है। दिनों की दूरी घंटों में तब्दील हुई है, वो भी सुरक्षित और सुविधाओं के साथ। प्रगति की इस दौड़ के बीच गडकरी जी ने हमेशा ये ध्यान रखा कि विकास कभी भी पर्यावरण को ताक पर रखकर नहीं होना चाहिए। पिछले 9 सालों में वेस्ट मैनेजमेंट, वाटर कंजर्वेशन, पोल्यूशन कंट्रोल, ग्रीन और रिन्यूएबल एनर्जी के कई प्रयोग किए गए, जिसके नतीजे अब दिखने लगे हैं। वेस्ट मैनेजमेंट, कोयला प्लांट से निकलने वाली राख, स्टील के प्रोडक्शन के दौरान निकलने वाला स्लैग, म्युनिसिपल वेस्ट या प्लास्टिक वेस्ट, इन सब का इस्तेमाल सड़कों के निर्माण में किया जा रहा है। फ्लाई ऐश अब महज इंडस्ट्रियल वेस्ट नहीं, सड़कों और फ्लाईओवर में कटाव न हो इसलिए अब कोयला प्लांट से निकलने वाली राख मतलब फ्लाई ऐश का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। उदाहरण के लिए दादरी, बदरपुर, पाली और पानीपत के थर्मल प्लांट से निकलने वाली करीब 1.2 करोड़ क्यूबिक मीटर राख का इस्तेमाल ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे में किया गया है। स्टील स्लैग से मिली मजबूती, NHAI ने आयरन और स्टील इंडस्ट्री से निकलने वाले वेस्ट स्टील स्लैग का इस्तेमाल भी परीक्षण के तौर पर किया है। मुंबई के पास बने NH-66 में पनवेल से लेकर इंदापुर तक के 1 किलोमीटर वाले हिस्से और 4 लेन रांची जमशेदपुर कॉरिडोर का 44 किलोमीटर लंबे हिस्से में इसका इस्तेमाल किया गया है। सॉलिड वेस्ट मटेरियल का ऐसा इस्तेमाल नहीं देखा होगा। करीब 7 लाख टन वेस्ट मटेरियल का इस्तेमाल दिल्ली NCR के अर्बन एक्सटेंशन रोड में किया गया है। शहरी कूड़े का करीब 6 लाख टन दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे में इस्तेमाल हुआ है। वहीं अहमदाबाद धोलेरा एक्सप्रेसवे में भी सॉलिड वेस्ट का करीब 11.5 लाख टन इस्तेमाल हुआ है। प्लास्टिक वेस्ट से बन रही सड़कें, यूपी, MP, कर्नाटक, राजस्थान, असम, झारखंड, दिल्ली, बिहार, तेलंगाना, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश में बन रहे कई नेशनल हाईवे में करीब 854 किलोमीटर सड़कों के लिए प्लास्टिक के कूड़े का इस्तेमाल किया गया है। सड़क निर्माण में प्री कास्ट के इस्तेमाल पर जोर। पिछले कुछ सालों में मंत्रालय ने नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट्स में प्री कास्ट कंक्रीट एलिमेंट के इस्तेमाल पर जोर दिया है। प्री कास्ट कंक्रीट कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में बनाए जाते हैं और किसी भी मौसम में इस्तेमाल किए जा सकते हैं। खास बात यह है कि प्री कास्ट कंक्रीट के इस्तेमाल से कंस्ट्रक्शन साइट्स पर प्रदूषण के नियंत्रण में खासा मदद मिलती है। कार्बन एमिशन कम होता है, वायु और ध्वनि प्रदूषण के खतरे को भी कम किया जाता है। साल 2022 में प्रीकास्ट नीति लाते हुए केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने प्रीकास्ट फैक्ट्री के 100 किलोमीटर दायरे के भीतर के प्रोजेक्ट्स में फैक्ट्री मैन्युफैक्चर्ड प्रीकास्ट कंक्रीट एलिमेंट का इस्तेमाल जरूरी कर दिया है। पुल, वायाडक्ट, रोड ओवर ब्रिज, सुपर स्ट्रक्चर के कुल कंक्रीट वॉल्यूम का कम से कम 25% प्रीकास्ट एलिमेंट होना चाहिए। सुरक्षित यातायात हरियाली के साथ। इतना ही नहीं, इन सड़कों के किनारे वृक्षारोपण से न सिर्फ प्राकृतिक सुंदरता बढ़ रही है, बल्कि कार्बन डाइऑक्साइड में भी कमी लाने की कोशिश की जा रही है। अब तक देश के नेशनल हाईवे के किनारे 3.73 करोड़ पौधे लगाए जा चुके हैं, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। देश में नेशनल हाईवे के निर्माण के दौरान
करीब 65,000 पेड़ों का सफलतापूर्वक ट्रांसप्लांटेशन किया गया। इसमें द्वारका एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट में ही 12,000 पेड़ों को सफलतापूर्वक ट्रांसप्लांट किया गया। अमृत सरोवर योजना। अब नेशनल हाईवे कंस्ट्रक्शन के जरिए जल संरक्षण में भी पहल हो रही है और अमृत सरोवरों के निर्माण में तेजी आने लगी है, वो भी बिना किसी लागत के। इसकी सबसे बड़ी योजना है डॉक्टर पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ यानी PDKV अकोला और महाराष्ट्र एनिमल एंड फिशरी साइंसेज यूनिवर्सिटी नागपुर में 2,468 क्यूबिक मीटर की जल भंडारण क्षमता वाले 34 जलाशयों का निर्माण। अपने तरह का इस खास मॉडल में नेशनल हाईवे 53 से संबंधित राजमार्गों के सुधार के काम के जरिए ही उसी लागत में जलाशयों को गहरा करने और उसका कायाकल्प करने का काम किया जा रहा है। इन जलाशयों से निकली गई मिट्टी गाद और अन्य इस्तेमाल नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट के लिए किया जाता है। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने साल 2017 में ही सभी राज्यों से खास तौर से सूखा प्रभावित इलाकों में इस तरह की गतिविधि शुरू करने की अपील की थी। NHPWD और NHAI के अधिकारियों ने शुरुआती पहल करते हुए इस मॉडल के लिए बुल्ढाना जिले को पायलट प्रोजेक्ट के लिए चुना। जल संरक्षण के इस मॉडल को बुल्ढाना पैटर्न भी कहते हैं, जिस पैटर्न की तारीफ नीति आयोग भी कर चुका है। जीव मात्र का पूरा ध्यान। जैव विविधता साथ ही पशुओं और इंसानों के सह अस्तित्व को खास ध्यान में रखते हुए जानवरों की आवाजाही के लिए हाईवे पर पशुओं के लिए अंडरपास बनाए जा रहे हैं। जंगलों से गुजरने वाले हाईवे से जंगली जानवरों की आवाजाही के लिए वाइल्ड लाइफ क्रॉसिंग भी बनाए जा रहे हैं। देश भर में ऐसे कुल 60 से ज्यादा प्रोजेक्ट चल रहे हैं। जैसे NH53 पर वन प्राणियों के लिए 307.80 करोड़ की लागत वाला बहुप्रतीक्षित मिटिगेशन स्ट्रक्चर पर काम शुरू हो चुका है। इसी तरह NH58 और 72 के हरिद्वार देहरादून सेक्शन, MP-MH सीमा से NH7 के मनसर सेक्शन तक और NH3 का धौलपुर मुरैना खंड कुछ उदाहरण हैं, जहां जानवरों के लिए अंडरपास, पुल, पुलिया और दूसरे स्ट्रक्चर बनाए जा रहे हैं। बांस बदल सकता है बहुत कुछ। हाईवे के किनारे लोहे के बैरियर की जगह बांस के क्रैश बैरियर बनाने की कोशिश में भी NHAI सफल साबित हुआ। सिर्फ देश ही नहीं बल्कि दुनिया का पहला बांस से बना क्रैश बैरियर महाराष्ट्र के वणी वरोरा नेशनल हाईवे NH960 में लगाया गया, जिसकी दूरी 200 मीटर है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में बने NH30 में रायपुर सिंहपुर के पास भी 500 मीटर लंबा बांस से बना क्रैश बैरियर लगाया गया है। अब NHAI द्वारा ट्रायल के तौर पर 87 किलोमीटर लंबा बांस से बना क्रैश बैरियर बन रहा है। ऑटोमोबाइल सेक्टर में ग्रीन रेवोल्यूशन। इन कदमों के साथ ही देश साल 2070 तक कार्बन नेट जीरो के लक्ष्य को हासिल करने के लिए प्रतिबद्ध है। ऐसे में ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी क्रांतिकारी बदलाव किए गए हैं। भारत 16 लाख करोड़ रुपए के क्रूड ऑयल का आयात करता है। ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री हर साल 330 मिलियन मेट्रिक टन CO2 उत्सर्जन के लिए जिम्मेदार है। देश का ट्रांसपोर्ट सेक्टर कुल CO2 उत्सर्जन का 40% जिम्मेदार है। आज हम ऐसे दौर में हैं जो दौर भविष्य के ट्रांसपोर्ट के तौर तरीके को तय करेगा और बदलाव की ये जिम्मेदारी देश के इंफ्रास्ट्रक्चर मैन ऑफ इंडिया नितिन गडकरी जी ने अपने कंधों पर ली है। इसमें एक बड़ा कदम है वाहनों से होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए व्हीक्यूलर एमिशन नॉर्म्स की इंप्लीमेंटेशन। सिर्फ 3 सालों में BS4 नॉर्म्स से सीधा भारत स्टेज 6 नॉर्म्स लागू किया, जबकि यूरोप को ऐसा करने में 8 साल लग गए थे। BS7 नॉर्म्स के लिए भी तेजी से काम किया जा रहा है। इलेक्ट्रिक मोबिलिटी। साल 2016 से ही इलेक्ट्रिक व्हीकल के क्षेत्र में सराहनीय कदम उठाए हैं। देश में बढ़ती EV की मांग को देखते हुए स्थानीय मैन्युफैक्चरिंग की क्षमता को बढ़ाने पर काम हुआ है। साथ ही लिथियम आयन बैटरी पर निर्भरता को कम करने के लिए नए समाधानों पर काम शुरू हुआ है। कई ऐसी स्कीम लाई गई हैं, जिसके तहत 1.5 लाख स्टेट ट्रांसपोर्ट बसों को इलेक्ट्रिक बसों से बदलने की योजना है।
मुंबई में एसी डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस का उद्घाटन भी इसी का हिस्सा है। मंत्रालय की ये भी योजना है कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के दिल्ली जयपुर सेक्शन पर इलेक्ट्रिक हाईवे सिस्टम का पायलट प्रोजेक्ट लाया जाए। इथेनॉल की ताकत का अंदाजा। केंद्रीय मंत्री गडकरी जी का कहना कि किसान अन्नदाता से ऊर्जादाता बने, ये अब साकार होता दिख रहा है। हाल ही में G20 बायोफ्यूल अलायंस 2023 की घोषणा हुई है। इथेनॉल इकोनॉमी बनाने पर भी सरकार का फोकस है, जिससे कृषि उत्पाद के 6% तक बढ़ने और किसान की आय दुगनी होने का अनुमान है। इथेनॉल इकोनॉमी को 2 लाख करोड़ का बनाने का भी लक्ष्य है। मंत्री जी के सतत प्रयासों से दुनिया की पहली BS6 कंप्लायंट फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल वाले वाहन आ रहे हैं, जिसमें 100% तक इथेनॉल को फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। इससे अर्थव्यवस्था का 1 लाख करोड़ बचेगा। इसके अलावा स्कैनिया बसों को चलाया जा चुका है, जिसमें 100% इथेनॉल का इस्तेमाल हुआ था। सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल। इथेनॉल के कई प्रकार के इस्तेमालों को देखते हुए एक सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल का भी विचार आया। ये कई तरह से कृषि उत्पादों से तैयार हो सकता है, जैसे गन्ना, स्टार्च वाले खाद्य पदार्थ और तेल वाली फसलें। साल 2025 तक 1% सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल का इस्तेमाल अनिवार्य हो जाएगा, जिसे आगे 5% करने का प्लान है। इथेनॉल जनरेटर सेट्स। भारत में टेलीकॉम सेक्टर 6 लाख मोबाइल टावरों का इस्तेमाल करते हैं। ये सभी डीजल से चलने वाले जनरेटर पर निर्भर हैं और एक टावर पर सालाना 8000 लीटर डीजल की खपत है। कुल 250 करोड़ लीटर डीजल सालाना इन मोबाइल टावरों की खपत है, जिसका खर्च 25,000 करोड़ के आसपास आता है। इन पैसों को बचाने के लिए इथेनॉल से चलने वाले जनरेटर तैयार हो चुके हैं। कंपनियों को भी इन जनरेटरों के इस्तेमाल के लिए कहा जा चुका है। मेथनॉल इकोनॉमी। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी जी और नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर VK सारस्वत ने मेथनॉल की इकोनॉमी तैयार करने का लक्ष्य बनाया है, जिस पर काम भी हुआ है। कोयले से सिंथेटिक गैस बनाने की प्रक्रिया का इस्तेमाल मेथनॉल बनाने के लिए भी हो सकता है। ये डीजल के मुकाबले 15% ऑल्टरनेटिव फ्यूल के तौर पर काम आ सकता है। असम पेट्रोलियम प्रतिदिन 500 टन मेथनॉल का उत्पादन कर रहा है। बेंगलुरु की बसों में 15% मेथनॉल ब्लेंडिंग की टेस्टिंग लॉन्च हो चुकी है। गडकरी जी ने 100% मेथनॉल से चलने वाले ट्रकों को भी लॉन्च किया है, जो कि अपने आप में मील का पत्थर साबित होंगे। वेस्ट टू वेल्थ। गडकरी जी हमेशा से वेस्ट टू वेल्थ की संकल्पना के लिए जाने जाते हैं। यही कारण है कि कृषि वेस्ट से फ्यूल और एनर्जी बनाने की तकनीक पर जोरों शोरों से काम हुआ है। कचरे का सही इस्तेमाल कर उससे ऊर्जा बनाने पर भी सरकार तेजी से काम कर रही है। बायो CNG इसका बेहतरीन उदाहरण है। शहरों में चलने वाली बसों में बायो CNG का बेहतरीन इस्तेमाल हो रहा है। नागपुर म्युनिसिपैलिटी अपनी सभी 450 बसों को बायो CNG पर चलाने का लक्ष्य लेकर चल रही है, जिसमें से 80 बसें पहले ही बायो CNG पर चल रही हैं। इससे वातावरण पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। नागपुर में ही गडकरी जी ने पहले LNG पंप का उद्घाटन किया। इसके अलावा देश के पहले LNG संचालित ट्रक को भी लॉन्च किया था। एक बार इन ट्रकों के टैंक को फुल किया जाए तो 1400 किलोमीटर का सफर ये तय कर सकते हैं। इसकी खपत डीजल वाले ट्रकों के मुकाबले 50% कम है। साथ ही गडकरी जी ने देश के पहले डीजल से CNG कन्वर्टेड ट्रैक्टर का उद्घाटन किया, जिससे किसानों को सालाना 1 लाख रुपयों तक का फायदा होगा। साथ ही IOCL पानीपत की विकसित की गई तकनीक से ये संभव हो पाया है कि अब पराली से भी एथेनॉल भी बनाया जा सकता है, जिसका इस्तेमाल फ्यूल की तरह किया जाएगा। गडकरी जी के प्रयासों से इस बिट्यूमेन की जगह बायो बिट्यूमेन का इस्तेमाल करना शुरू किया जा चुका है। ये बायो बिट्यूमेन पराली से बनाया जाता है। इसके भी कई फायदे हैं। कार्बन उत्सर्जन 2 तरह से घटेगा। पहला, जो पराली जलाई जाती थी वो अब इसके प्रोडक्शन में इस्तेमाल होगी, और दूसरा, इसके इस्तेमाल से सड़कों के निर्माण में होने वाले कार्बन उत्सर्जन में भी कमी आएगी।
Indian Oil has been the front runner in green energy initiatives, whether it is ethanol blending program in petrol, whether it is ethanol blending for the first time in diesel, or the sustainable aviation fluids, bioenergy initiatives like compressed biogas and sustainable aviation fluids. Indian Oil has commissioned the Asia's first second generation ethanol plant at Panipat refinery for converting agricultural residue into ethanol. And not only that, going a step forward, Indian Oil has also set up world's first third generation ethanol plant which seeks to convert the refinery off gases, the carbon dioxide, carbon monoxide and hydrogen into ethanol for the first time in the world, and this plant is also right now commissioned. Indian Oil has so far granted under the Satat scheme of Ministry of Petroleum and Natural Gas more than 4,000 letters of intent to give the offtake guarantee to public-private entrepreneurs for the complete offtake of the compressed biogas generated by conversion of organic waste into compressed biogas. And Indian Oil also announced the setting up of India's first sustainable aviation fluid by utilizing the alcohol to jet projects. In ethanol blending program, especially when the country is graduating and preparing itself to raise the blending percentage from 10 to 20, Honorable Minister Gadkari Saab's guidance, vision and the monitoring was so helpful and so motivating for a company like Indian Oil in pursuing all these programs and remaining in the forefront of the energy and climate management. Indian Oil also played a pioneering role in ushering in the hydrogen economy to the country. In fact, our experiment of spiking hydrogen in CNG and running 50 DTC buses in Delhi NCR region attracted the nation's attention to great results. For example, in reducing the tailpipe emissions and also improving the fuel economy of the compressed natural gas. And very recently we have also launched the first ever green hydrogen fuel cell electric bus. I am very happy to say that Honorable Minister Gadkari ji's Toyota Mirai car is actually serviced by Indian Oil R&D Center, where the green hydrogen production plant and the country's first hydrogen dispensing station were put to use to tank up the hydrogen in Toyota Mirai car, which was driven by Honorable Minister Sri Gadkari ji. ग्रीन हाइड्रोजन का निर्यातक बनने का लक्ष्य। हाइड्रोजन भी भविष्य का फ्यूल है। भारत इसका निर्यातक भी बन सकता है। भारत सालाना 5 मिलियन मीट्रिक टन हाइड्रोजन उत्पादन के लक्ष्य को लेकर चल रहा है। इसमें करीब 8 लाख करोड़ की लागत आएगी और 6 करोड़ नौकरियों के अवसर भी पैदा होंगे। गडकरी जी ने भारत का पहला हाइड्रोजन H2 फ्यूल सेल से संचालित कार लॉन्च किया था और दिल्ली में वो खुद इस कार से ही सफर करते हैं। व्हीकल स्क्रैपिंग का हब। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने ही देश का पहला व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी लॉन्च किया। भारत में 3 करोड़ ऐसी गाड़ियां हैं जो स्क्रैप होने के लायक हैं। इसमें से 2,84,000 सरकारी गाड़ियां भी शामिल हैं जो 15 सालों से चल रही हैं। इस नीति के साथ ही ये लक्ष्य है कि पड़ोसी देश जैसे नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका जैसे देशों से स्क्रैप करने योग्य गाड़ियों को भारत लाकर देश को दक्षिण एशिया स्क्रैपिंग हब बनाया जाए। भारत को दक्षिण एशिया का स्क्रैपिंग हब बनाने का लक्ष्य है, जिसमें इस नीति से 2 लाख डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नौकरियों के अवसर मिलेंगे। गाड़ियों की बिक्री में भी 10 से 12% का उछाल आएगा, जिससे सरकार को जीएसटी के जरिए काफी पैसा मिलेगा। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और नितिन गडकरी जी के नेतृत्व में भारत ऐसी राह पर है जहां ग्रीन एनर्जी रेवोल्यूशन आ रहा है। आगे आने वाले समय में ग्रीन इनिशिएटिव्स के मामले में हम चुनिंदा देशों में से एक होंगे।